नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन को संबोधित करते हुए कई अहम जानकारियां दी, जिनका सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से इन सभी जो काम हैं इनको समुचित तरीके से और समय पर किया जा सके। इसके साथ ही इन सभी कामों का सीधा सरोकार आपसे है। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस बार नई व्यवस्थाएं शुरू की गई, खासकर ई विधान के रूप में पहले सत्र का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसको लेकर सभी विधायकों ने अपनी रुचि दिखाई और इसमें कोई कमी रही होगी तो उसे अगले सत्र में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा के नियमों में बदलाव करके इस बार 11 बजे से 6 बजे तक के लिए जो सत्र का समय रखा गया था उसका अनुभव अच्छा रहा। इससे विधायकों को अपनी बात रखने का समय मिल गया था। इसके अलावा 1 घंटे का भोजन का अवकाश भी रखा गया था, जिसके तहत विधानसभा परिसर में भोजन के लिए 100 रुपए की थाली की व्यवस्था को विधायकों ने काफी सराहा। इस बार का ये मानसून सेशन हमारा 3 दिन के लिए जैसा तय किया गया उसी प्रकार से हम लोग आज आखिरी इस सत्र में अपने कामकाज को पूरा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस बार मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि कुछ नई बातें इस बार के जो सत्र में शुरू की गई, खास करके जो ई विधान का ये पहला हमारा सत्र का जो कार्यक्रम देखा हमने, बहुत से विधायकों ने मैं देख रहा हूं कि काफी रुचि भी ली है, काफी उसको चलाया भी है, उसका उपयोग भी किया है। क्योंकि ये पहला सत्र था तो कोई कमी अगर रही होगी तो अगले सत्र में इसको जरूर पूरा कराया जाए, इसका निश्चित आप करें। नियमों में बदलाव करके जो इस बार ये 11 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो एक सत्र का समय रखा गया प्रतिदिन की बैठक का, इसका भी अनुभव अच्छा है। मैंने कई विधायकों से भी चर्चा हुई, खास करके हम जो अपनी यानी पार्टी के नाते से अपना जो विधायक दल होता है उसमें चर्चा की तो सबको ये अच्छा लगा है कि 11 बजे शुरू करते हैं, 1 घंटे का भोजन अवकाश होता है, उसमें भी आपने भोजन की व्यवस्था और बहुत एक प्रकार का कंट्रीब्यूटरी जो 100 रुपए में थाली की व्यवस्था की है, ये भी एक अच्छा प्रावधान किया, इसकी भी सराहना लगातार हो रही है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए 16 अगस्त को गुरुग्राम में अभिनंदन कार्यक्रम करने का ऐलान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में किया, जिसके तहत हरियाणा सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। इस कार्यक्रम में सभी पदक विजेताओं के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को भी सम्मानित किया जाएगा। वैसे तो हम एक प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, बधाई का संदेश दे चुके हैं, फिर भी इन्हीं दिनों में जो कॉमनवेल्थ के गेम्स अपने हुए हैं और उसका परिणाम भी 8 तारीख को जो सारा कंप्लीट हुआ है उसके अच्छे परिणाम आए और मेडल्स भी हमारे 43 खिलाड़ी जो है हरियाणा के वहाँ गए थे, जिसमें से चाहे इंडिविजुअल खेलों में चाहे खिलाड़ियों ने जो पदक हासिल करने में और अपनी भूमिका निभाई, एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहे, तो ये 30 खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। और हम लोगों ने विचार किया है कि 16 तारीख को 16 अगस्त को हम गुड़गांव में इनका अभिनंदन का कार्यक्रम सबका करेंगे। अपने में से भी जो लोग वहां पहुंच सकें, सायंकाल 5 बजे वहां ये कार्यक्रम गुड़गांव में होगा।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों समेत कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा की है, जिसके तहत स्वर्ण पदक विजेता को 1,50,00,000 रुपए मिलेंगे, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए दिए जाएंगे, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। कि ये वर्ष अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो ये अमृत महोत्सव इस नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रकार से अब से शुरू हो रही है। पूरा वर्ष भर ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चलेंगे, उसमें हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और इस बार भी जो 15 अगस्त के कार्यक्रम है, उससे पहले यानी 13, 14, 15 ये 3 दिन का जो अभियान, हर घर झंडा जो लहराने की बात, ये एक आह्वान किया गया है पूरे देश भर में। तो हम सबको भी उसमें अपनी अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए और एक इस उत्सव को हम मिल करके, देश का ये जो त्योहार है, उत्सव है, इसको अपनी भूमिका इसके हम निभाएंगे। वहीं अब हरियाणा में नए शहरी निकाय और पंचायतें जनमत संग्रह के बाद टूटेंगी बनेंगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत को नगर पालिका में शामिल करने या नगर पालिका से पंचायत बनाने पर पहले स्थानीय लोगों की राय ली जाएगी, उसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा। किसी पंचायत को किसी नगर निकाय में शामिल करने या बाहर करने का निर्णय सरकार अपने स्तर पर नहीं लेगी। उनकी डिमांड के हिसाब से गांव को, पंचायत को नगर पालिका और नगर पालिका को पंचायत बनाते हैं, ये एक विषय भी पिछले दिनों से काफी चर्चा में रहा। खास करके 3-4 गांवों के मुझे नाम लेने हों तो बास है, सिसाय है, बारडा है, आदमपुर है, ऐसे कुछ गांव की चर्चाएं हुई और कुछ को हमको निर्णय बदलने भी पड़े, कुछ बदलने अभी पेंडिंग भी पड़े हैं। जैसे अभी कल ही हमारी मैडम नैना जी ने जो कहा कि भाई जो सर्वे हम करा रहे हैं, वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से उसका निर्णय लेंगे। मैं विश्वास कराता हूं कि डीसी को हमने कहा था सर्वे करा लें, पहले भी सर्वे से ही हुए हैं, चाहे वो सिसाया था चाहे बास था, इसका भी सर्वे कराएंगे। जाएगी हरियाणा सरकार, मैंने बताया वो लीगल हम राय ले रहे हैं उसकी, तो इसलिए उसको हम अब इस विषय पर आ रहा हूं। तो उसमें हमने जो विचार किया है कि अभी तो ये जो डीसी की रिपोर्ट आएगी बारडा की, उसका फैसला वैसा ही करेंगे। बाकी तीनों जगह का फैसला हो चुका है, सिसाय का, बास का और आदमपुर का। तो इसका भी जो रिपोर्ट आएगी वैसा हम फैसला करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक विषय हम जो सोच रहे, विचार कर रहे हैं कि एक बिल ला करके हम ये परमानेंट व्यवस्था कराएं कि जब भी पंचायत को नगर पालिका में जाना है या नगर को पंचायत बनवाना है, तो इसका कोई एक रेफरेंडम का कोई एक सिस्टम बनाया जाए बिल ला करके, ताकि लोगों की आम राय उसके बाद ही निर्णय लें। कुछ लोगों मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब बच्चों की मदद के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सरकार स्कूलों में शिक्षकों का रैशनलाइजेशन कर रही है। भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में और सुधार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बाढ़ और पानी भरने से मकान के गिरने पर सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए जल्द नीति बनाने जा रहे हैं, जिसका लाभ 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा। अभी तक ये है कि जो डिक्लेयर्ड फ्लड है, डिक्लेयर्ड फ्लड में मकान गिरते हैं, उसकी भरपाई पूरी तो नहीं होती, कुछ कंपनसेशन होता है, वो उसमें से दिया जाता है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि उसकी एक पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि या तो बरसात में या टेम्परेरी, मानो पानी भर गया फिर भी आखिर दीवारें कच्ची हो जाती हैं, कच्चे मकान टूट जाते हैं, तो ऐसे वर्षा के, डिक्लेयर्ड फ्लड के या पानी भरने के कारण से जो मकान इस प्रकार से गिरते हैं, पॉलिसी बना करके उनको भी एक, वो भी गरीब परिवार, एक 80 से नीचे के ऐसे परिवारों के जिनके कच्चे मकान होते हैं, उनकी भरपाई का कोई एक पॉलिसी हम बनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 10 लाख एकड़ जल भराव, लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधार करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कुछ अंशदान किसानों से भी लिया जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 20,997 एकड़ भूमि के सुधार के लिए किसानों ने पंजीकरण करवाया है। सरकार ने सर्वप्रथम 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बात ठीक है कि बहुत बड़ी मात्रा में
लगभग 10 लाख एकड़ की जैसे बात आई कि वाटर लॉगिंग होता है, भूमि सुधार की जरूरत है। हर साल हमने 1 लाख की जो बात की है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल में अभी तक 20,997 एकड़ किसानों ने स्वयं उसका पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने की आवश्यकता यह है कि हमने सरकार की ओर से कहा कि पूरा पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी कंट्रीब्यूशन किसान से भी लेंगे, ताकि वो अगर पंजीकरण करता है तो इसका मतलब वो उस कंट्रीब्यूशन से सहमति है उसकी। तो जब 21,000 एकड़ अगर हो गया है तो मुझे लगता है 1 लाख में पहुंचा लेंगे, ताकि उनके भूमि सुधार का, चाहे उसमें पानी की ड्रेनेज का है या मिट्टी भरत का है या उसकी लवणीय वो है, क्षारीय है, तो उसको केमिकल सिस्टम से उसका भी जो सुधार करना वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना अच्छी योजना है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत लौटकर आने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार इन अग्निवीरों को गारंटीशुदा सरकारी नौकरी देगी, जिसके लिए नीति तत्काल बनाई जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूं एक बहुत अच्छी योजना ये है, इसमें प्रमुख रक्षा नीति में एक सुधार है ये, और इसके अंदर एक ही बात है कि केंद्र सरकार ने ऐसे सब लोग जो 75% लोग वापस 4 साल के बाद आएंगे, उनके लिए अर्धसैनिक बलों में, असम राइफल्स में 10% की रिक्तियों का आरक्षण दिया है। और थोड़ा बोलूं, उनको आरक्षण दिया है। और इसके बाद उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर ने भी, इवन कॉर्पोरेट जगत ने भी कहा है कि ये लोग वापस आएंगे, हम भी इनमें से सिलेक्ट करके अपने यहां रखेंगे, क्योंकि ये है तो शायद क्लास 4 का लेवल है, उसमें सी का भी नहीं है, सी का है। नहीं, हो जाएंगे, मतलब कोई जाना चाहेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मैं तो अपनी ओर से बता रहा हूं कि ऐसे सब लोग जो हरियाणा सरकार की नौकरी में आना चाहेंगे उनको गारंटीड नौकरी देंगे, ये प्रावधान हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में एक नई परिपाटी शुरू की गई है, जिसके तहत बिना विधानसभा सत्र के भी विधायक हर माह 3 सवाल भेज सकेंगे। उनका जवाब विधायकों को भेजा जाएगा। अब तक 42 सवाल आए हैं, जिनमें से 35 स्वीकृत हुए हैं। 20 सवालों का जवाब विधायकों को भेजा जा चुका है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन को जानकारी देते हुए बताया है कि पलवल में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की परिधि में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए निर्देश जारी किए हुए हैं। पलवल में नागरिक अस्पताल है, फरीदाबाद में अस्पताल की सुविधाएं हैं और फरीदाबाद में 7 निजी ट्रॉमा सेंटर भी हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 2400 बिस्तर का एक अमृता अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां वो स्वयं दौरा करके आए हैं, जिसमें आधुनिक तकनीक के उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाते हैं। खोलने के लिए हमें कहा हुआ है। पलवल में सिविल हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है और फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है। उसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स फरीदाबाद में हैं और फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल 2400 बेड का, वहां पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और मैं खुद उसको देख के आया हूं। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक और लेटेस्ट जो फैसिलिटीज हैं वो उस हॉस्पिटल्स में मुहैया कराई गई हैं। लेकिन फिर भी सदस्य की चिंता को तरजीह देते हुए और मुख्यमंत्री जी ने पिछले सदन में अनाउंस किया था कि पलवल में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो सर उस मेडिकल कॉलेज जो बनेगा उसमें हम ट्रॉमा सेंटर भी बनाएंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इतिहास रचकर भारतीय महिला हॉकी टीम की 4 खिलाड़ी अपने घर सोनीपत पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश की हैं और ऐसे में हरियाणा की इन बेटियों पर पूरे देश को गर्व है। हरियाणा की 9 बेटियों की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया और 16 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जिसको लेकर पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल है और पूरा हरियाणा अपनी बेटियों पर गर्व कर रहा है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम में खेलने वाली सोनीपत की 4 बेटियां नेहा गोयल, निशा वारसी, शर्मिला और ज्योति अपने घर पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के लिए कई किलोमीटर लंबा जुलूस शहर भर में निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने भी मेडल लाने की खुशी में जश्न मनाया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी नेहा गोयल ने देश के लिए मेडल जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की। जी, जैसे हमारा सेमीफाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद हमारी टीम ने कमबैक किया और वो मैच भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था हमारी टीम के लिए और उसमें हमारी टीम ने पूरा एफर्ट डाला टिल द लास्ट सेकंड तक कि हमें गोल नहीं खाना, बट फिर भी वो 18 सेकंड में गोल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा टीम में वो हुई, बट उसके बाद फिर से हमने कमबैक किया कि। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निशा वारसी ने कहा कि एक मेडल के साथ देश वापसी करना काफी अच्छा लग रहा है। निशा ने कहा कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके माता पिता और उनकी कोच प्रीतम सिवाज का रहा। निशा, क्या कहेंगे किस प्रकार का चैलेंजेस था और आप सोनीपत पहुंचे हो, कितनी खुशी है मेडल लेकर आप पहुंचे हैं? काफ़ी खुशी है एक मेडल के साथ वापस आना, क्योंकि बिना मेडल ले वापस आना काफ़ी दुखदायक होता है, क्योंकि एक मेडल लेके वापस आना काफ़ी खुश हूँ कि एक मेडल के साथ हम लोग वापस आए हैं। ओलंपिक में भी जिस प्रकार से काफ़ी चैलेंजेस थे, उसके बाद यहाँ पर आपने कॉमनवेल्थ में अच्छा प्रदर्शन रहा है, हालांकि लास्ट मोमेंट पे काफ़ी चैलेंजिंग था, क्या कहेंगे? काफ़ी चैलेंजेस रहता है क्योंकि आजकल कोई टीम इजी नहीं है, सब टीम्स ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और काफ़ी अच्छी टीम्स थी, लेकिन हम लोग भी डे बाय डे हम लोगों ने मैच बाय मैच हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव किया, काफ़ी चीज़ें लर्न की जो हमें लास्ट मैच में बहुत काम आई। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पहलू रहे, आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में किसका महत्वपूर्ण योगदान मानती हैं? मेरा सबसे महत्वपूर्ण रोल मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स का और मेरी कोच का रहा है, जिन्होंने आज तक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। प्रीतम जी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। जब भी कभी नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स दिए हैं मुझे कि नहीं, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। एक दौर था स्टेडियम के किनारे खड़े होकर आप हॉकी का मैच खेलने की इच्छा रखते थे, लेकिन आज जब देश के लिए मेडल खेल रहे हैं, जीत के लेकर आए, तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है कि शायद मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितनी खुशी है एक मेडल को लेना, 16 साल के बाद ये चीज़ अचीव करनी, और अपने आप में ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है कि हम लोगों ने मेडल लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तैयार की गई हरियाणा सरकार की बेहतरीन खेल पॉलिसी का ही नतीजा है कि हरियाणा का खिलाड़ी हर प्लेटफॉर्म पर शानदार प्रदर्शन कर रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले और कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो सम्मान राशि की घोषणा की है, उससे खिलाड़ियों में काफी उत्साह और खुशी है। सात बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर सुधीर लाठ राष्ट्रमंडल से भी गोल्ड मेडल लेकर लौटे हैं और उनके स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि गोहाना के लाठ गांव तक लंबा काफिला उनके स्वागत में पहुंच रहा है। NH 44 पर बहालगढ़ में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनकी उपलब्धि पर परिजन और ग्रामीण बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही खेल प्रेमियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया और देश के लिए मेडल जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब के लिए गर्व का पल है और आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जब मैच खेल रहे थे तो वहाँ कितना डिफिकल्ट था गोल्ड तक पहुँचना? जी बिल्कुल, मैच के लिए कंपटीशन बिल्कुल टफ था, लेकिन हमारी प्रैक्टिस अच्छी थी।
आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में पलवल के कृषि विज्ञान केंद्र मनकौला में प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 150 किसानों ने भाग लिया। जहां किसानों को प्राकृतिक खेती समेत कई विषयों को लेकर जागरूक किया गया, जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। प्रदेश के किसानों की आय में इजाफा किया जा सके, इस उद्देश्य से हरियाणा सरकार समय समय पर तमाम योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाती रहती है। इसी कड़ी में खेती की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने, कम लागत से ज्यादा पैदावार करने समेत कई विषयों को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए पलवल के कृषि विज्ञान केंद्र मनकौला में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर बीडी पाठक ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी कर भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती करने से किसानों को सीधा लाभ होगा। ये प्राकृतिक खेती के ऊपर किया गया है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो सपना है कि हम कम से कम खेती में खर्च करें और जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं, उसके लिए प्राकृतिक खेती एक संसाधन है जिसके द्वारा हम जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ाएंगे और उससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और इससे किसान सीधे रूप से फायदे लेंगे। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा और फसल का उत्पादन भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अनुदान राशि भी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के ऊपर डॉक्टर हरिओम द्वारा और कृषि विभाग द्वारा मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें पिछले दिनों सीएम साहब ने भी कुरुक्षेत्र में मीटिंग ली थी सारे स्टाफ की। उसी के तहत पहले किसानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारे फील्ड स्टाफ को भी प्राकृतिक खेती पर ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी कड़ी के तहत आज का ये सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंच, सरपंच, नंबरदार और किसान जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं या प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं, उन किसानों को इस सेमिनार में बुलाया गया था। किसान भाई जो प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं, उन किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अभी हमारा नेचुरल फार्मिंग का पोर्टल खुला हुआ है। जिन किसान भाइयों ने अपने आप को उस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया, वो आने वाले टाइम में अपने आप को रजिस्टर कर लें, ताकि जो प्राकृतिक खेती से संबंधित सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा जो सुविधा मिलेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सूबे के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है और इसी का नतीजा है कि प्रदेश का किसान धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को अपना भी रहा है, जिसका किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर हरियाणा सरकार ने एक सूची जारी की है, जिसके मुताबिक प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित सभी मंत्रियों के कार्यक्रम की इसमें जानकारी दी गई है। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को हर्षोल्लास, जोश, उत्साह और गौरवपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। प्रदेश में कई जगहों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होगा। इस बार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अंबाला में तिरंगा फहराएंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के स्मारका में झंडा फहराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बहादुरगढ़ में तिरंगा फहराएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज यमुनानगर जिले के रादौर में झंडा फहराएंगे। वहीं परिवहन मंत्री
मूलचंद शर्मा होडल में ध्वजारोहण करेंगे, तो फिरोजपुर झिरका में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल झंडा फहराएंगे, जबकि गोहाना में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराएंगे। वहीं पिहोवा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला झंडा फहराएंगे। मानेसर में शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और झंडा फहराएंगे। वहीं हांसी में कृषि मंत्री जेबी दलाल तिरंगा फहराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार आजादी का 75वां उत्सव पूरे जोर शोर से मना रही, जिससे देशभक्ति की भावना साफ नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।